आज मैं आपको 12 पाल 52 गोतों का पूरा इतिहास बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि जाटों की जो 30 गोते मेयो से मिलती हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। ये जो आर्यन लोग हिंदुस्तान में आए थे, ये मेयो ही थे जिन्हें आर्यन नाम से जाना गया था। और ये मेयो लोग मिडिल एशिया से कठिन हालातों को झेलते हुए आज की मेवात में कैसे आकर आबाद हुए। मेयो लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम से लेकर इस्लाम तक का सफर कैसे तय किया था। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको सुनाता हूँ ये अनसुनी दास्तान। जैसे साइंसदानों का मानना है कि 66 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने की वजह से पूरी दुनिया तबाह व बर्बाद हो गई। ऐसे ही मुसलमानों का यकीन है कि नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में पानी के जलजले से पूरी दुनिया नष्ट हो गई। इस पानी की तबाही में सिर्फ वो लोग बचे थे जो नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में उसके साथ बैठे हुए थे। और आज जितनी भी दुनिया में इंसान है, ये सब इस तूफान से बचे लोगों की संतानें हैं। और ये मेयो कौम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ्स की औलाद में से है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। याफ नूह का तीसरा लड़का था और ये लोग मिडिल एशिया में रहते थे। नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों की संतानें मिडिल एशिया में बसर गुजर कर रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद प्राकृतिक आपदा या सूखा पड़ जाने की वजह से इन लोगों को मिडिल एशिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया और ये लोग यहीं से पूरी दुनिया में फैलने लग जाते हैं। याफ के 7 लड़के थे और इसकी संतान ईरानी पठार की तरफ निकल पड़ी। जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते तो ये जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए ये लोग एक साथ रहने लगे और इन लोगों के एक साथ रहने को ही कबीला कहा जाता था। फिर ये लोग कबीले बनाकर गर्मी और सर्दी से बचने के लिए पहाड़ों की गुफाओं में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्राकृतिक, जिसे खुदा का कहर या अजाब कहा जाता है, इन परेशानियों ने इन्हें पहाड़ों की गुफाओं से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। फिर ये लोग गुफाओं को छोड़कर झोंपड़ियों के छप्पर बनाकर रहने लगे। प्राकृतिक आपदा या दूसरे कबीले के लोगों के हमले या जानवरों के हमले इन लोगों को नए नए कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। जब ये लोग पूरे तरीके से झोंपड़ियों में रहने लग जाते हैं तो ये लोग एक जगह पर काफी सारी झोंपड़ियां बनाते हैं। इन झोंपड़ियों को ये लोग लकड़ी की एक दीवार बनाकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते और ये लकड़ी की दीवार इतनी मजबूत, चौड़ी और ऊंची होती थी जो एक किले का काम करती है। और इस लकड़ी के घेरे को ही बाड़ा या गेत कहा जाता था। हर गेत का एक सरदार होता था जो इन्हें रास्ता दिखाता था और इन गेत को इनके सरदारों के नाम से जाना जाता था। जब ये लोग किसी दूसरे गेत के लोगों से मिलते तो अपनी पहचान बताने के लिए ये लोग अपने गेत के सरदार का नाम बताते थे। इसी कारण ये लोग अपने गेत के सरदार के नाम से मशहूर हो गए। बाद में इसी गेत को गोत्र कहा जाने लगा। इस प्रकार गोत्र की परंपरा वजूद में आई। जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते तो जहाँ भी ये ठहरते थे वहाँ 10 या 20 झोंपड़ियों की एक छोटी बस्ती बसाते थे। इस बस्ती की सुरक्षा के लिए वे नौजवानों को चुनते थे, ऐसे युवक जो शिकार पर जाते थे और जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करते थे। इसी तरह ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और इनकी जनसंख्या भी बढ़ती रही। फिर इन्होंने पूरी बस्ती का एक सरदार चुना और ये सरदार उन लोगों में से चुना गया था जो लोग बस्ती की हिफाजत करते थे और शिकार करते थे। सरदार को एक छत्र दिया जाता था जो इसकी पहचान बताता था। इसी छत्र की वजह से इन बहादुर लोगों को छत्री कहा जाने लगा। और इन्हीं छत्री लोगों में से आगे चलकर 2 नस्लें निकली जिन्हें आज हम कौम कहते हैं। एक कौम बनी मेयो की और दूसरी बनी जाटों की। इन छत्रियों में से ही 2 प्रमुख कबीले उभरे, एक था मेद और दूसरा था जत। बाद में मेद को मेयो और जत को जाट कहा जाने लगा। ये दोनों कबीले एक वक्त में साथ साथ खैबर दर्रे के रास्ते से मिडिल एशिया से होते हुए ईरान के इलाके में आकर आबाद हुए। बहरहाल जैसे भी ये लोग ईरान में आबाद हुए थे, ये ईरान के अरब हिस्से में आबाद थे और सिंध में। मेद और जाट ये दोनों कबीले आर्मेनिया की अर्मिया झील के उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों में आकर बस गए। यहीं इन्होंने मेद साम्राज्य की नींव डाली जिसका पहला राजा था दयाकू। यह घटना 707 ईसा पूर्व की, यानी आज से लगभग 2700 साल पहले। दयाकू एक छोटी सी रियासत का लीडर था और ये अपने न्याय यानी फैसले करने की वजह से प्रसिद्ध था और दूसरे रियासतों के लीडरों से इसे डर था। इसी डर की वजह से दयाकू ने मेयो और जाट लोगों से मदद मांगी। दयाकू ने कहा कि तुम लोग मेरे साथ हो जाओ। जब मेद यानी मेयो और जाट लोगों ने एक बताना नाम
नाम की एक बस्ती थी। उस दौर में पंचायत की जाने वाली जगह को एक बताना कहा जाता था। एक बताना में इन्होंने एक पंचायत की और पंचायत में इन्होंने दयाकू को अपना शासक चुन लिया और इस एक बताना को ही इन्होंने मेदे साम्राज्य की राजधानी बनाया। ये मेदे साम्राज्य तकरीबन 200 साल तक चला। जब मेदे साम्राज्य नष्ट हुआ था तब जाट और मेव लोगों में खूनी जंग हुई, जिसने मेव और जाट लोगों में दूरी पैदा कर दी। और जो ये मेव की 30 गोतें हैं जो जाटों से मिलती हैं, जैसे खोखर गोत जो जाटों में भी है और मेव में भी पाई जाती है, इन गोतों का मिलने का जो जरिया रहा होगा वो ये है कि जब ये लोग कबीलों में रहा करते थे तो एक गेत था जिसे खोखर नाम से जाना जाता था और इस खोखर गेत में जाट नस्ल के भी रहते थे और मेव भी। जब ये लोग इस गेत से बाहर शिकार करने जाते तो ये लोग अपनी पहचान किसी दूसरे गेत के लोगों को ऐसे बताते थे कि हम मेव हैं और खोखर गेत से हैं। ऐसे ही जाटों को बताना पड़ता था कि हम जाट हैं और खोखर गेत से हैं। और जब ये गेत टूटकर अलग अलग हुआ था तब निकल कर आए थे मेव खोखर और जाट खोखर। बाद में गेत को गोत्र कहा जाने लगा और यही कारण है इन गोत्रों का आपस में मिलने का। जाट और मेव एक ही वंश के हैं और दोनों के बीच भाईचारा का गहरा संबंध है और दोनों ही समुदाय प्राचीन काल से क्षत्रिय परंपरा से जुड़े हुए हैं और ये दोनों इंडो आर्यन है। मेव लोग कैस्पियन सागर के दक्षिण इलाके में फैले हुए थे और मेव पंजाब में यानी पूरे सिंध में आबाद थे। पंजाब में एक मेव राजा था जिसका नाम अमोद भोती था। होशियारपुर जिले में तप्त मेव नाम की एक जगह है, वहाँ राजा अमोद भोती के सिक्के मिले हैं। यहाँ से ये लोग ऊपरी सिंध पर कब्जा करने के लिए निकलते हैं, लेकिन पूरी सिंध पर कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर की जो सिंध है उस पर जाट लोगों का कब्जा था। जाट लोगों की सहमति के बिना ऊपरी सिंध पर कब्जा करना मुश्किल था। मेव का वो ग्रुप जो ऊपरी सिंध पर कब्जा करने के लिए गया था, ये सिंध नदी के किनारे जाकर रुका। फिर इन्होंने देखा कि सिंध नदी के दूसरे साइड में जाट लोग बसे हुए हैं। इन जाट लोगों को इस बात से बड़ी परेशानी थी कि ये मेव इतने करीब कैसे आ गए। फिर जाट लोगों ने उन लोगों का एक ग्रुप बनाया जो किश्ती चलाना जानते थे। फिर ये जाट लोग जैसे ही शाम होती थी कश्ती को लेकर रात में मेव पर हमला करते। इस प्रकार के हमले से मेव लोग बड़े परेशान थे। फिर जाट और मेव में बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें 3200 मीर यानी मेव लोग मारे गए। फिर मेव के इस लश्कर ने सिंधु नदी को पार करने के लिए एक पुल बनाया जहां से ये लश्कर निकल सके और इस पुल का नाम रखा था सकराल मीर यानी मेव का पुल। फिर ये लश्कर यहाँ से निकलकर अरौर जिसे अब अलवर कहा जाता है यहाँ आकर ये लोग ठहरे। फिर यहाँ से ये लोग अलवर के आसपास के इलाकों में आबाद हो गए। सिंध में मेव की बहुत बड़ी संख्या थी जिसके प्रमाण चचनामा बुक में भी लिखा हुआ है। मेव लोगों की सिंध नदी के किनारे बहुत ज्यादा आबादी थी। कासिम का हिंदुस्तान पर हमला करना और इस्लाम धर्म को फैलाने का एक वजह मेव भी थे। इस विषय में पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। कासिम के आने के बाद मेव ने धीरे धीरे इस्लाम धर्म को कबूल करना शुरू कर दिया और इस्लाम धर्म में दाखिल होने के बाद ये लोग इस्लाम धर्म के रूलों को फॉलो करने लगे। लेकिन ये मेव किसी भी हुक्मरान के इताअत कबूल नहीं करते थे, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। जितने भी मुसलमान बादशाह गुजरे हैं सबसे मेव ने बगावत की है। इन मुसलमान हुक्मरानों से लड़ने की वजह से ही पालें वजूद में आई है। गयासुद्दीन बलबन से लड़ने के लिए पाल बनाई गई थी। गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले ही मेव पर बहुत जुल्म किया था। इसने मेव को मारने के लिए पूरे जंगल की झाड़ियों को कटवा दिया था और मेव लोगों को खत्म करने के लिए उसने एक ऐलान भी किया था, जो जिंदा मेव को पकड़ कर लाएगा उसे 2 सोने के टके और जो मेव की गर्दन काट कर लाएगा उसे 1 सोने का टका इनाम में दिया जाएगा। इनाम के लालच में हर दिन 300-400 मेव को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाने लगा। ये खूनी सिलसिला मेवात में तकरीबन 20 दिन तक चला। इन दिनों में करीब 250 चौधरी जिंदा पकड़कर बलबन के सामने पेश किए गए। इतने अत्याचार के बाद कुछ वक्त के लिए मेवात में बलबन की ओर से शांति का माहौल हो गया। लेकिन साल 1266 में जैसे ही गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो मेव ने उसके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। इसका कारण साफ था, बलबन ने गद्दी पर बैठने से पहले ही मेव पर भयंकर अत्याचार किया था। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कभी मेव के डर से दिल्ली के दरवाजे बंद हो जाते थे। ये इसी दौर की सच्चाई है। दरअसल दिल्ली के इर्द गिर्द मेव की बहुत बड़ी आबादी थी। दिल्ली के चारों तरफ कस के जंगल थे जिसे मेवात में उजाड़ बिजाड़ कहा जाता है। बलबन के खिलाफ मेव ने दिल्ली को लूटना शुरू कर दिया। शाम को जैसे ही अंधेरा होता था मेव दिल्ली पर हमला बोल देते। मेव के अलावा दोआब क्षेत्र के बागियों ने भी लोगों को लूटना शुरू कर दिया। दिल्ली में आने वाले व्यापारी भी सुरक्षित नहीं थे, उन्हें भी लूट लिया जाता था। माहौल इतना बिगड़ गया कि दिल्ली
के चारों दरवाजे मेओ के डर से बंद कर दिए गए। खास तौर पर पश्चिमी दरवाजा असर की नमाज के बाद बंद कर दिया जाता था। दिल्ली में किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान तक जा सके। हौज तक जाना खतरे से खाली नहीं था। हौज उसे कहा जाता है जहाँ से लोग पीने के लिए पानी भरते हैं, जहाँ पानी भरने के लिए सक्का और नौकरानियां आती थी जो मेओ के अत्याचार के शिकार हो जाती थी। कई बार इन्हें जबरदस्ती उठाकर भी ले गए। इन सब विद्रोह और हमलों से परेशान होकर बलबन ने मेओ को पूरी तरह खत्म करने का इरादा कर लिया। इस बार बलबन ने मेओ का खात्मा करने के लिए दोगुनी तैयारी की। उसने 1 साल पहले ही मेवात के जंगलों को कटवाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपनी सेना मेवात में भेजी जो मेवात में अत्याचार करने लगी। मेवात को इसके अत्याचारों से बचाने के लिए मेवात का एक हुक्मरान था जिसका नाम काको राणा था। ये बालोत वंश से था। ये सोना के करीब ही गढ़धामनी का रहने वाला था जिसे आज धौज कहा जाता है। ये इसकी राजधानी थी। काको राणा बालोत ने गढ़धामनी में एक दरबार आयोजित किया जो रात में लगाया गया था। इस दरबार में मेओ के खास सरदार और कुख्यात योद्धाओं को बुलाया गया। काको राणा ने इनसे कहा कि बलबन अपने मुल्क से सेना लेकर आया है जो मेवातियों को मिटाना चाहता है। बलबन इलबरी तुर्क था जिसकी सेना में तुर्क के सैनिक भी शामिल थे। काको राणा ने मेओ के सरदारों से कहा कि बलबन मेवात में फिर से लड़ने के लिए आ रहा है। अगर आप चाहो तो बलबन से सुलह कर लेते हैं। अगर आप खामोश रहोगे तो बलबन गढ़धामनी पर हमला करेगा। अगर ये मेओ का गढ़ टूट गया तो बलबन गढ़धामनी से लेकर बयाना तक पार होता चला जाएगा और मेओ क्षत्रियों की नाक कट जाएगी। तभी मेओ का एक सरदार खड़ा हुआ जिसका नाम दलमोड़ था। उसने मेवाती शब्दों में काको राणा से कहा, ओ सुन छत्री, ऐसे कदी ना होने देसा जो यू पार हो जाएगो। हमने अच्छा का मुंह मोड़ दिया। फिर यू सुरो कौन है बल, जब हमारा साथ मेओ के छत्री सूरमा है तो हमें सुलह ना करनी। फिर एक और सरदार खड़ा हुआ जिसका नाम था चांद सिंह। चांद सिंह ने काको राणा को पुकारते हुए कहा कि ओ सुन मेवात के धनी, यू बात हरगिज ना होगी। अगर हम डर के पीछे लू हटगा तो दिल्ली को रखवाड़ कौन बनेगो। हमारे आगे गोरी, कुतुबुद्दीन, शमसुद्दीन ये सब धूल फांक फांक के चलागा और अब यूसरो कौन है या भी देख लेंगे और हमें सुलह ना करनी। फिर काको राणा बोले कि सुनो भाई, तुम्हारे सहारे से ही मैंने तोमर की लाज रखी है, तो अगर तुम्हारी यही राय है तो तुम सब लोग एक हो जाओ। तब काको राणा ने पूरे मेओ को एक करने के लिए पाले बनाई। पाले बनाने का जो तरीका था वो ये था कि मेओ एक क्षत्रिय है। सभी क्षत्रिय अपनी वंशावली को लिखवाते थे। लिखने वाले को जग्गा कहा जाता है। इन सभी मेओ की वंशावली लिखी हुई थी। फिर काको राणा ने जग्गाओं को बुलाया। ध्वज के इर्द गिर्द मंगरिया गोत्र की आबादी है। कबीले या खानदान को गोत्र कहा जाता है। फिर जग्गाओं से पूछा गया कि मंगरिया गोत्र किसकी औलाद है। इन्होंने बताया कि मंगरिया बालोत की औलाद है। फिर पूछा गया कि ये बालोत किसकी औलाद है। फिर जग्गा ने जवाब दिया कि तोमर, जिसे तंवर भी कहा जाता है, बालोत तोमर की औलाद है। बालोत, लड़ावत, रटावत और देड़वाल ये चारों मेओ तोमर के वंशज हैं। फिर जग्गाओं ने बताया कि बालोत के 4 खानदान हैं जिन्हें हम गोत कहते हैं, जो मेवात में 260 गांव में बसे हुए हैं, और 4 ही लड़ावत के हैं जिसके 210 गांव हैं, और 4 ही रटावत के हैं जिसके 125 गांव हैं, और 7 खानदान देड़वाल के हैं जो 252 गांव में बसे हुए हैं। पाल बनाने का जो तरीका था वो ये था कि जो ये 4 खानदान या गोत थे, इन्हें ये बताया गया कि तुम चारों एक ही खून के हो और एक ही दादा की औलाद से हो जिसका नाम है बालोत। और इन चारों खानदानों को एक ग्रुप में जोड़ दिया और इन 4 खानदानों के ग्रुप को ही पाल कहा गया और इस पाल का नाम इसके पूर्वज के आधार पर रखा गया था। ऐसे ही सबको जब जोड़ा गया तो पूरे मेवात में मेओ के 52 गोत थे जिन्हें 12 ग्रुपों में जोड़ा गया और इन्हें एक नया नाम दिया गया 1252। इन 12 पाल 52 गोत में जाट, मीणा और मेओ ये सब लोग शामिल थे। जब काको राणा ने पूरी मेओ कौम की पाले बना ली तो फिर इन्हें बांटा गया। जब इन्हें बांटा गया तो गढ़धामनी के पहाड़ में इसका एक किला था और इस किले में पत्थर की एक शिला या चौतरी थी जिस पर काको राणा बैठा हुआ था और पाल बांट रहा था, यानी हर एक पाल की जिम्मेदारी उसके जिम्मेदार चौधरी को सौंप रहा था। इन पालों की जिम्मेदारी देने के बाद काको राणा ने कहा कि अब तुम लोग जाओ और जल्दी से जल्दी हथियारों से लैस होकर पूरी मेवात के योद्धाओं को लेकर गढ़ में आ जाओ। ये बात बोलकर
होकर काको राणा बलबन का एक नेता था उससे बात करने लगा। बलबन का ये नेता और काको राणा के बीच शायद कोई दोस्ताना ताल्लुक था और जब ये पाले बांट दी गई थी तो एक पाल रह गई थी जिसे पल्लाकड़ा कहा जाता है। ये सबसे छोटी पाल थी। फिर इसे भी इनमें जोड़ लिया गया। फिर इसका ये नाम दिया गया कि 12 पाल 52 गोत और 13 पल्लाकड़ा। फिर ये सब एकजुट होकर बलबन से लड़ने के लिए धोज गांव में जमा हो गए। फिर मेव और बलबन के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें लगभग 3 लाख मेव मारे गए। हालांकि इस युद्ध में मेव ने बलबन के लगभग 1 लाख सैनिकों को मारा था। इस मारे गए सैनिकों में सुल्तान बलबन का एक खास गुलाम भी शामिल था जिसका नाम मलिक यकलखी था, जिसे मेव ने मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों ये थी मेव की 12 पाल 52 गोत और 13 पल्लाकड़ा का इतिहास। ऐसे ही मेव के और इतिहास को जानने या ऐसी घटना जिसको मेव लोगों ने भुला दिया है उसको जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।